हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है प्रभात सर मैथमेटिक्स हाउस में, पीएसएम हाउस में। जैसा कि मैं आप लोगों को कल 12th के बच्चों को पहला चैप्टर स्टार्ट किया था इंटीग्रेशन, और कल हमने बहुत सारी बातें की थी इंटीग्रेशन से रिलेटेड कि क्या क्या इंटीग्रेशन में हमें पढ़ना है। और इंटीग्रेशन का जो सबसे पहला एक्सरसाइज एनसीईआरटी का था, एक्सरसाइज 7.1, उसका जो सबसे पहला क्वेश्चन था, हम लोगों ने उस क्वेश्चन को देखा था कि किस तरह से हमारा अप्रोच होता है कि किसी भी क्वेश्चन को इंस्पेक्शन मेथड से करने का। जैसा कि हमने इंटीग्रेशन में जो एंटी डेरिवेटिव होता है या प्रिमिटिव होता है, या हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, इंटीग्रल्स के बारे में बात करते हैं, तो हमने पाया कि ये तीनों वर्ड्स जो हैं दे आर ऑल सिमिलर। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, कल जो बातें हमने प्रैक्टिकली देखा था कि किस तरह से जो इंटीग्रेशन जो है, इंटीग्रल्स जो है वो दो तरह के हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे डिफिनिट और इनडिफिनिट इंटीग्रल्स के बारे में चर्चा किया था, जिसमें मैंने कुछ एग्जांपल्स कल समझाए थे इनडिफिनिट इंटीग्रल्स का। आज मैं उसी को थोड़ा सा लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देता हूं और आप लोग इसको नोट डाउन कर लें। और आज हम कुछ ज़्यादा चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो क्योंकि मैं कुछ कम बेसिक्स को लेकर के आ रहा हूं इस मैराथन में, तो आप लोग बेसिक्स के तरफ बहुत ज़्यादा ना जा कर के क्वेश्चन अप्रोच होना चाहिए सॉल्विंग का, कि अधिक से अधिक क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और वही आपके दिमाग में होना चाहिए कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। क्योंकि कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ज़्यादा समय की आवश्यकता होती है हर एक चैप्टर्स को डील करने में। जो बेसिक चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हेल्प करेंगी कॉन्सेप्ट को समझने में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, मैं वो डील कर देता हूँ। और सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्ट में का डील मैं तब करूंगा जब क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप लोगों के सामने कराया जाएगा। तो छोटी छोटी बातें जो इंटीग्रेशन की हैं, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, उसी को आप देखिए कि इंटीग्रेशन के बारे में हम कल बताए थे कि यह डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है। तो आप कल एग्जाम्पल से समझे थे, उसको नोट डाउन कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो एक्चुअली है, जो हम लोगों ने कल देखा था कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जो हमारे पास होता था, उसका एंटी डेरिवेटिव ही एक्चुअली में इंटीग्रल्स होता था। और हम लोगों ने कल दो तीन एग्जांपल्स भी हमने आपको दिया था, जैसे कि डी साइन एक्स था और डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, और ये डिफरेंशिएटिव हमारे पास जो डेरिवेटिव कॉस एक्स है, इसका जो एंटी डेरिवेटिव है ये फंक्शन साइन एक्स है, और यही साइन एक्स जो है ये कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कहलाता है। ये हम लोगों ने कल देखा था। तो मैं इसी के बारे में आज बात करने जा रहा हूँ कि, और उसमें हमने सी का भी इम्पोर्टेंस बताया था, जहाँ पे सी को हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के नाम से जाना जाता है। तो सी कोई भी रियल नंबर का एलिमेंट हो सकता है। सी बिलोंग्स टू आर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि कुछ इंटीग्रल्स में जो सिंबल्स यूज किए जाते हैं उसको भी ध्यान रखिएगा। ये समेशन का साइन से लिया गया है। इसको हम लोग इंटीग्रेशन को करने में इस साइन को यूज करते हैं। दूसरा जो फंक्शन इसमें हम लोग ने एफ एक्स लिया है, इस पूरे एफ एक्स डी एक्स को हम लोग इंटीग्रल ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स के नाम से पढ़ते हैं। मतलब फंक्शन एफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल्स। दूसरा जो ये एफ एक्स है, इसको इंटीग्रांड कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉस एक्स है, ये कॉस एक्स इंटीग्रांड होता है इंटीग्रेशन में, और एक्स के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं, जिसमें एक्स होता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। जिसमें एक्स जो होता है वो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये बेसिक चीज़ें थी जो आपको जानना ज़रूरी था। अब हम लोग इसके आगे कुछ फॉर्मूले के बारे में चर्चा करते हैं, जो फॉर्मूले आप लोगों को हेल्प करेगा 7.1 में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो बारी बारी से आप फॉर्मूले को ध्यान से देखिएगा, और उसको लर्न नहीं करना है। अगर आप डेरिवेटिव सीखे होंगे, डिफरेंशिएशन निकालना सीखे होंगे, तो जस्ट
एंटी डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन का। तो ध्यान से आप लोग उसको सीखिए और उस पर बेस्ड हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस अभी करवाएंगे, जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। Some important फॉर्मूला। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डेरिवेटिव जो होता है d ऑफ x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 का जो डेरिवेटिव होता है वह किसके इक्वल होता है? x टू दी पावर n के। यहाँ पर आप इसी का जस्ट आप ये लिख सकते हैं कि अगर हम x टू दी पावर n का ये जो डेरिवेटिव है जिस फंक्शन का, वो उसका इंटीग्रल एंटी डेरिवेटिव वह फंक्शन ही होगा जो इसका एंटी डेरिवेटिव है, प्लस c वेयर n is not equal to -1 and c belongs to r। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन में n कभी भी -1 के इक्वल नहीं होगा। दूसरा आप देखे होंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जितने भी हैं sin x, cos x, tan x, उसका डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव आप जानते हैं cos x होता है। तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव cos x का होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा cos x का एंटी डेरिवेटिव प्लस sin x प्लस c। दूसरा इसमें आप cos x का डेरिवेटिव जानते हैं माइनस sin x होता है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव माइनस sin x का अगर मैं यहाँ पर लिखूँ माइनस sin x dx, तो ये cos x प्लस c आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप जानते हैं, और ये माइनस रिप्लेस करके हम यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम लोग tan x के बारे में जानते हैं, डेरिवेटिव ऑफ tan x sec स्क्वायर x के इक्वल होता है। तो यहाँ पर sec स्क्वायर x का जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो tan x प्लस c होगा। ये जो बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं उसके फॉर्मूले आप लोगों को बताया जा रहा है। इसको आप इसका डेरिवेटिव आप लोग पहले से जानते हैं, तो उसका एंटी डेरिवेटिव हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसका बेसिक फॉर्मूला ये सभी होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है जो tan x का एंटी डेरिवेटिव sec स्क्वायर x का एंटी डेरिवेटिव tan x है। अब अगर मैं बात करूं कि डेरिवेटिव ऑफ माइनस cot x या सिंपली cot x की बात करूं, तो इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है? वो होता है cosec स्क्वायर x। तो यहाँ पर जो cosec स्क्वायर x का जो एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा dx का, वो माइनस cot x प्लस c के इक्वल हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में। ये cot x तक आप देख लिए, इसके आगे हमारा जो फॉर्मूला है इसके आगे हम लोग sec x के बारे में देखते हैं। तो यहां पर डेरिवेटिव ऑफ sec x बाई dx होता है sec x इंटू
10x। तो यहां पर इसका एंटी डेरिवेटिव sec x इंटू डी एक्स 10x का हो जाएगा sec x प्लस c। उसके बाद आप देखेंगे d ऑफ माइनस कोसेक x dx का होता है कोसेक x माइनस कॉट x। तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा कोसेक x इंटू कॉट x का वो हो जाएगा माइनस कोसेक x प्लस c। ये ध्यान रखिएगा, जो डेरिवेटिव आप लोग पहले ही बेसिक क्लास में क्लास 11 से सीखते होंगे कि कैसे हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन का, डिफरेंशिएशन में ही सिखाया जाता है, तो वहीं से आप इसको लिख सकते हैं। उसके आगे हम लोग बात करते हैं इसके इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं d ऑफ साइन इनवर्स x बाई डी एक्स। साइन इनवर्स x बाई डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स x का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला हो जाएगा dx वो साइन इनवर्स x हो जाएगा प्लस c। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट के तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग कॉस इनवर्स x टेन इनवर्स x का भी फॉर्मूला का एनालिसिस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है ये होता है, और कॉस इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो d ऑफ कॉस इनवर्स x dx ये होता है -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पर -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, इस माइनस को हम यहाँ भी लिख सकते हैं, इसके लिए कोई इश्यूज नहीं है। तो हम यहाँ पर अंडर रूट 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अगर लिखें तो ये माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी लिखा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर हम यहाँ पर 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख रहे हैं तो साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं और माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं। d ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स x बाई डी एक्स ये हो जाता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बारे में बात करें, इसका इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x प्लस सी। उसके बाद आपका आ जाएगा कॉट इनवर्स x बाई डी एक्स ये हो जाएगा -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी। इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए और इसको एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि किस तरह के कंडीशन में किस तरह से हम फार्मूला को लिख सकते हैं। और इस फार्मूला को याद रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत बेसिक फार्मूला है इंटीग्रेशन का, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो इस फार्मूले को एकदम आप ध्यान रखिएगा। ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग लॉग का और सेक इनवर्स एक्स का, कॉसेक इनवर्स एक्स का देखेंगे, लॉग का देखेंगे, और नेक्स्ट इसके बाद एक्सपोनेंशियल का भी देखेंगे। इसको नोट डाउन कर लीजिए और फिर या ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा फॉर्मूला आएगा सेक इनवर्स एक्स का। देखिए सेक इनवर्स एक्स का
एंटी डेरिवेटिव जो होता है सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है वो होता है 1/x अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर इसका जो डिफरेंशिएशन एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस सी। इस बात को ध्यान रखिएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x, सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, इसको ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। इस सब का प्रूफ है कैसे होता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स का, तो इसमें भी माइनस आ करके लगता है एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका जब हम एंटी डेरिवेटिव देखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके बाद हमारा जो फंक्शन है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स dx का, वो होता है 1/x, और यहाँ पर इसका एंटी डेरिवेटिव 1/x का dx का यहाँ पर हो जाता है log mod x प्लस सी। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x का, e टू द पावर x ही होता है, और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x प्लस सी होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x बाय log a, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन इसका किया जाए तो ये हो जाता है a टू द पावर x, और इसका जस्ट a टू द पावर x का इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा a टू द पावर x बाय log a प्लस सी। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा log a, यहाँ पर e टू द पावर, यहाँ पर a को रिप्लेस करें e से, तो log e टू द बेस e 1 होता है, तो यहाँ पर e टू द पावर x इस फॉर्मूला से लाया जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये सारे जो बेसिक फॉर्मूले हैं इसको आप एकदम ध्यान रखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो डील होगा वो इसी बेसिक इंटीग्रल से आप क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इसके हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं जो क्वेश्चन इस पे बेस्ड आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या आपको जानना चाहिए। कल हम लोगों ने इंसेप्शन मेथड से बहुत सारे क्वेश्चंस को देखा था। आज हम लोग उससे आगे बढ़ करके, कल हम लोगों ने इंस्पेक्शन मेथड से सिर्फ एक ही क्वेश्चन को देखा था। इंस्पेक्शन मेथड में हम लोग सर्च करते हैं उसके डेरिवेटिव को कि उसका एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, किस फंक्शन का हमारे पास डेरिवेटिव दिया हुआ है उसका हमें मालूम करना होता है अपने डिफरेंशिएशन के नॉलेज से। तो आज हम लोग उससे बढ़ करके क्वेश्चंस को देखते हैं, एक एक क्वेश्चंस को समझिए और कैसे करना है उसको भी समझिए। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कल हम लोगों ने 1 देखा था, यहाँ पर cos 3x है, इसका हम लोग फाइंड करना चाह रहे हैं एंटी डेरिवेटिव। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मेथड से हम लोग इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो है वी हैव cos 3x एज अ डेरिवेटिव, तभी हम इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे जो कि इसका इंटीग्रल होगा। तो हम जानते हैं कि साइन ऑफ 3x dx का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, वो होता है cos ऑफ 3x इंटू 3। जब हम इसका डेरिवेटिव निकालें
तो cos ऑफ 3x इक्वल टू लिख सकते हैं 1/3 ऑफ sin 3x। तो अब हम यहाँ पर देखें कि इसका एक स्टेप और भी हम आगे बढ़ें तो डिफरेंशिएशन ऑफ dx 1/3 ऑफ sin 3x, ये जो वैल्यू है ये cos 3x का वैल्यू देता है। अभी हमने आपको जो इसका इंटीग्रेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया कि अगर ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है तो इसका एंटी डेरिवेटिव ही इंटीग्रल्स कहलाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर 1/3 sin ऑफ 3x is an antiderivative of cos 3x। उसके आगे आपका क्वेश्चन है e⁻²x। इसको भी देखिएगा, इसको बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको करके देखिएगा घर पे। इसी तरह से हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास है e⁻²x। अब हम लोग e⁻²x के उस वैल्यू को ढूंढेंगे, उस फंक्शन को ढूंढेंगे जिसका यह डेरिवेटिव दिया हुआ है e⁻²x। आपको मालूम है कि e⁻²x अगर हमारे पास यहां पर है तो हम क्वेश्चन में कह सकते हैं कि e⁻²x मीन्स दैट वी हैव ए डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन e⁻²x। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव e⁻²x दिया हुआ है। तो आप जानते हैं कि e⁻²x dx का वैल्यू हो जाएगा e⁻²x इंटू 2। इसको हम लोग लिख सकते हैं e⁻²x इज इक्वल टू 1/2 ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻²x dx। अब आप यहां से इसको कर सकते हैं सॉल्व। e⁻²x इज इक्वल टू d ऑफ 1/2 e⁻²x अपॉन dx। अब यहां से आप कह सकते हैं कि ये इसका एंटी डेरिवेटिव है। e⁻²x एक डेरिवेटिव है जिसका ये फंक्शनल वैल्यू 1/2 e⁻²x जो आपका फंक्शन है, ओरिजिनल प्रिमिटिव फॉर्म है, वो 1/2 e⁻²x है, जो इसका इंटीग्रल्स कहलाएगा या एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा। देयरफॉर हम लिख सकते हैं 1/2 e⁻²x इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ e⁻²x। उसके बाद क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसको आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 में है ax प्लस b का होल स्क्वायर यहां पर दिया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह किसका डेरिवेटिव हो सकता है, तो दिमाग लगाइए। अगर हम यहां पर लिखें वी हैव ए डेरिवेटिव ax प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप सोचिए कि किस फंक्शन का आप डेरिवेटिव इतना लिख सकते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻n dx का वैल्यू होता है n इंटू x⁻n-1। इसको अप्लाई करिए तो देखिए d ऑफ ax प्लस b टू द पावर 3 dx लिखा जाए तो 3 इंटू लिख सकते हैं 3 इंटू ax प्लस b का होल स्क्वायर इंटू a, क्योंकि इसके अंदर का जो फंक्शन है ax, x के साथ इसका डेरिवेटिव a हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो अभी आपको मिला क्या, 3a इंटू ax प्लस b का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से इसका एंटी डेरिवेटिव कैसे फाइंड होगा, तो ax प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1/3a डेरिवेटिव ऑफ dx
ax प्लस बी का होल क्यूब। अब यहाँ पर देखिए कि हम ax प्लस बी का होल स्क्वायर जो हम लिखे हैं ये 1/3a उधर चला जाएगा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ dx 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा। इस फंक्शन का जो एंटी डेरिवेटिव है वह यह होगा, यह डेरिवेटिव है इस फंक्शन का, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर 1/3a ax प्लस बी का होल क्यूब इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा कैसे हम लोग एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं उसको सीख लीजिए। और ये जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हम उसको डील कर रहे हैं, आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को इस तरह से डील कर सकते हैं। आगे हम लोग अगर प्रॉब्लम्स होंगे तो आप हमसे बताएं, हम उसको भी डील करके बताएंगे आपको। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है sin 2x क्वेश्चन नंबर 5 में है sin 2x क्वेश्चन नंबर 5 में है sin 2x माइनस 4e⁻3x। ध्यान से देखिए, क्या sin 2x का हम अलग से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, 4 इंटू e⁻3x का भी अलग से निकाल सकते हैं, फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि हम लोग कर सकते हैं। और इस तरह से भी कर सकते हैं, वी हैव sin 2x माइनस 4e⁻3x। अब आप जानते हैं कि यह sin 2x जो है वह cos 2x का क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव। cos 2x का ये डेरिवेटिव होता है। तो उस तरह से हम इसको पहले फाइंड करते हैं। तो देखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ cos 2x बाई dx इक्वल टू माइनस साइन 2x इंटू 2। अब इसको यहाँ से अगर लिखा जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन 2x इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2x बाई dx। साइन 2x आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा d ऑफ माइनस 1/2 cos 2x dx। अभी आपको साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव मिल गया। अब आप 4 इंटू e⁻3x का देखिए, अगर हम डेरिवेटिव लिखें नाउ e⁻4x dx लिखें तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा यहां पर 4 नहीं 3x ही लेंगे, तो ये इसका इंटीग्रेशन जो होगा वो हो जाएगा डिफरेंशिएशन e⁻3x इंटू 3। तो यहां पर हम 3x को लिख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं कितना से, e⁻3x इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/3 डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻3x बाई dx। और ये हो जाएगा आपका e⁻3x इक्वल टू d ऑफ 1/3 e⁻3x बाई dx। अब देखिए कि इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो हो जाएगा कितना, वो हो जाएगा 4 ऑफ e⁻3x इक्वल टू d ऑफ 4/3 e⁻3x अपॉन dx। अब यहां से देखिए इसका जो एंटी डेरिवेटिव है ये है और इसका एंटी डेरिवेटिव ये है, दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम यहां पर लेकर के आए तो हम लिख सकते हैं यहां से साइन 2x यहां पर लिख सकते हैं साइन 2x का वैल्यू हमने फाइंड कर रखा है, साइन 2x का माइनस 1/2 cos 2x। तो यहां लिख सकते हैं देयरफॉर माइनस 1/2 cos 2x माइनस इसलिए कि इसमें से माइनस 4 e⁻3x का वैल्यू चाहिए, माइनस 4/3 e⁻3x। ये जो इज एन
एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन साइन 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x। उम्मीद है कि आप लोग को ये क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किया है अभी, ये आपको समझ में आई होगी। इसके बाद कुछ 1-2 क्वेश्चन और हम लोग करके देखते हैं, फिर हम आज का क्लास इसी क्वेश्चंस के साथ एंड करेंगे। तो आप लोग इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे, और उसके बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगर आपको प्रॉब्लम होंगी तो। नहीं तो फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, जिससे कि फास्टली हम इसको आप कंप्लीट कर सकें बिफोर द एग्जामिनेशन। चलिए अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ 4 e टू द पावर 3x प्लस 1 dx। देखिए यहीं से हम आपको प्रॉपर्टीज भी बताते चल रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो fx प्लस माइनस gx और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो हम इसको इंटीग्रेट करते हैं फंक्शन fx dx प्लस माइनस सेपरेट करके इसका इंटीग्रेशन किया जाता है। ये प्रॉपर्टी है। ये अगर हम आपको पूरे बेसिक्स से बात करते तो हम ये प्रॉपर्टीज़ भी वहाँ पे बताते, लेकिन आप यहाँ से भी प्रॉपर्टी को याद रखिएगा। ये P1 करके याद रखिएगा। जैसे जैसे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आएंगे क्वेश्चन में, हम उसको बताते चलेंगे। यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन है, सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन है कि 4 e टू द पावर 3x प्लस 1 dx। अभी इसका इंटीग्रेशन करेंगे 4 e टू द पावर 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 4 बाहर आ जाएगा e टू द पावर 3x dx प्लस 1 बाहर आ जाएगा dx। अभी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 4 इंटू e टू द पावर 3x प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस c। ये आपका सॉल्यूशन ऑफ द इंटीग्रल्स हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसा एक क्वेश्चन और है, उसको भी करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका कर दें। क्लास लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग कर नहीं पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7, उसको ध्यान से देखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। इसको भी सेपरेट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर dx माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर dx। अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब बाई 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस c। एक लाइन का क्वेश्चन है, इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। देखिए बच्चों, अभी जो हमने पोलिनोमियल लिखा है दैट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इस पोलिनोमियल को आप देख करके आपके मन में ये आ रहा होगा कि यहाँ पर तो आप बहुत ही आसानी से इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो आपको फिर से रूल रेगुलेशन ये सिखा देता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ तक तो ये बहुत आसान है कि इसके इंटीग्रल्स को फाइंड करना, क्योंकि हम इसको सेपरेट कर देंगे तो सेपरेशन से हमें इसका इंटीग्रेशन आसान हो जाता है, और वो हो जाएगा ax स्क्वायर, a कॉम बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस b बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c बाहर आ जाएगा, x प्लस अभी कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पर c1 ले सकते हैं, तो हमारा ये हो जाएगा ax क्यूब बाई 3 प्लस bx स्क्वायर बाई 2 प्लस cx प्लस c1। ये आपका इंटीग्रल्स हो जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कितना आसान है इंटीग्रेशन को करना। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस ई टू द पावर x dx। इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको भी 2 पार्ट में बांट लें, और ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा
2 बाहर आ जाएगा, x³/3 प्लस e⁻x प्लस c आंसर हो जाएगा। देखिए 2 इंटू x³/3 प्लस e⁻x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 है √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx। ध्यान से देखिए, √x - 1/√x का होल स्क्वायर dx, यही क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को करना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट का होल स्क्वायर दिया है, देखिए यहां से इसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को √x - 1/√x का होल स्क्वायर, इसको एक आसानी से आप a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए तो x + 1/x माइनस 2 इंटू √x इंटू 1/√x dx, ये √x से x कैंसिल हो जाएगा। ये आपका टोटल इक्वेशन हुआ, जो x dx हम कह सकते हैं, प्लस 1/x dx हो गया माइनस 2 ऑफ dx। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसका वैल्यू हो जाएगा x²/2, इसका वैल्यू हो जाएगा log mod x, इसका हो जाएगा -2x प्लस c। प्यारे बच्चों, आप लोग देखें कि इंटीग्रेशन करना कितना आसान है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो या आप डेरिवेटिव सारे फंक्शंस का जानते हो तो आप इंटीग्रेशन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये तो बहुत छोटा सा चीज़ है, बहुत एक तरह से आप कहें तो इंटीग्रेशन का ये टेलर है। टेलर तो अभी हो ही रहा है, फिल्म अभी बाकी है, जो आपको फिल्म इसी NCERT के ही एग्जाम्पलर्स और एक्सरसाइज 7.98 से स्टार्ट होती है, एक्सरसाइज 7.8 से। तो 7.8 और इसका जो मिसलेनियस है, ये सारे क्वेश्चंस जब आप करने लगेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपको इंटीग्रेशन आ गया। और अब इंटीग्रेशन आपको आ ही जाएगा अगर हमारे आप चैनल से जुड़े हैं आप और यह चीज़ आप समझ रहे हैं अभी से, तो निश्चित रूप से मेरा वादा है कि आप इंटीग्रेशन चुटकी में कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और इसी तरह मन लगा के पढ़ते रहें और अपना ख्याल रखें। अभी कोरोना का समय है तो घर में सुरक्षित रहें। थैंक यू।